अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। क्या हालात व वाक़यात हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं? और मुझे बार बार दुख हो रहा है उन बच्चों का जो कि अब ईद के बाद आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारी वो बेस्ड डिस्कशंस हैं जो कि अब हमें हर टॉपिक में फ़ायदा देंगी और हर टॉपिक में हमारा टाइम बचा रहे होंगे। और जब जैसे ही मैं कहूँगा हाँ भाई ये 13% कम हो गया, बताओ मैं क्या करूँ, तो आप फ़ौरन से कहेंगे सर 87% से मल्टीप्लाई कर दें। तो वो ऐसे गंदे गंदे से मुंह बना के देख रहे होंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक है ना, वो कहीं ना कहीं एक ख़ास गेम चल रही होती है वहाँ पे, क्वांटिटी और प्राइस। पूरे सीएमए में मेजॉरिटी ऑफ द सवालों के 70-80% इश्यूज ये होंगे कि क्वांटिटी के साथ ये हो गया, प्राइस के साथ ये हो गया। इसके अलावा तीसरे इश्यूज बड़े कम हैं, यानी कि कॉस्ट का एक सवाल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपने ख़ास तरीके से आंसर करना है, और हर वर्किंग में हर चीज़ में आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने मैथ इस्तेमाल करनी है। FR1 की तरह ये नहीं सोचना है कि IAS 16 ने कौन सी 3 बातें कही थी, वो 3 बातें यहाँ लिखी जाएँ, या कौन से डिस्क्लोजर था, या फिक्स एसेट्स का चार्ट किस तरह से बनाना है, वो सारी बातें यहाँ नहीं है। यहाँ पे थ्रू आउट जितने भी टॉपिक्स हैं, भाई जब पूरा पेपर ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डील कर रहा है, तो वी आर कंसर्न विद कॉस्ट वाला पोर्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने देखी होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक पोर्शन सा बना हुआ होता है सेल्स में से लेस होती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, फिर आपके पास आ जाता है जीपी, फिर कुछ अदर इनकम होती है, फिर कुछ अदर एक्सपेंस होते हैं, और फिर आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन सबको डील करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद बस यहाँ वाला पोर्शन, फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, ओवरहेड्स कितने लगे। तो जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें ज़्यादातर हमारे मेजॉरिटी टॉपिक्स इन्हीं को डील कर रहे होंगे। हमारे जो बड़े टॉपिक्स हैं, वेरिएंस एनालिसिस, वो नॉर्मली हमसे बात कर रहा होता है कि बताओ मटेरियल, लेबर या ओवरहेड में आपके कितने वेरिएंसेस आए। ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड समझ आ रहा है? ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये तो नॉर्मली ट्रेडिंग में होता है। जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है उसमें 3 तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, मटेरियल लग रहा होता है, लेबर लग रहा होता है, और कुछ खर्चे लग रहे होते हैं। तो जो वेरिएंस हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी इस पोर्शन को डील कर रहा है। जो ब्रेक इवन है उसके अंदर भी हम रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा एक बड़ा टॉपिक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या लगी इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री के पर यूनिट को हम कितनी कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं अगर वर्क इन प्रोसेस में, वो भी इस पोर्शन को डील कर रहा है। डिसीजन मेकिंग भी मेनली ये होती है कि अगर ये कॉस्ट है तो बताओ कितने पे सेल करें, या बताओ इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करें या ना करें, इसमें हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। फिर एक बड़ा टॉपिक है ओवरहेड्स का, जो एग्जैक्टली यहाँ पे जो ओवरहेड्स है उन्हीं को डील कर रहा होता है। फिर इन्वेंट्री के 2 टॉपिक हैं जो एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन है उसको डील कर रहे होते हैं। तो हमारा कॉस्ट 90% इस एरिया को फोकस कर रहा है। तो आपके जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी सवाल होंगे, वो बेसिकली इधर इसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। 2 तरह की एंटिटीज होती हैं, एक ट्रेडिंग होती है और एक मैन्युफैक्चरिंग होती है। ट्रेडिंग क्या करती है? परचेज और सेल। बनी बनाई चीज़ खरीदी, एसी खरीदा, 1.5 लाख का एसी खरीदा, 1,60,000 का बेच दिया, तो उनके कॉस्ट ऑफ सेल में होगा भाई उन्होंने परचेज किया है 1,50,000 का, उसके ऊपर 2,000 रुपये की कैरेज लगाई है और इतने का बेच दिया। तो इनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, किताबें खरीदी बेची, कुर्सियाँ खरीदी बेची, घड़ी खरीदी बेची। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं वो क्या करती हैं? ट्रेडिंग तो समझ आ गई, जो कारोबार कर रहे हैं, बनी बनाई चीज़ उठा के बेच रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। पहले वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उसको अपनी फैक्ट्री तक लेके आएंगे, फिर अपने कुछ लेबर को लेके आएंगे और लेबर पे खर्चा करेंगे, लेबर उन पे काम करेगा। इस दौरान जो फैक्ट्री जिस जगह है उसका किराया भी देना होगा, बिजली भी लग रही होगी, वो सफाई वगैरह भी वहाँ हो रही होगी, कुछ और मामले भी होंगे, इन लोगों के चाय पानी भी चल रहे होंगे, ये सारे खर्चे हो रहे होंगे, और उसके बाद वो चीज़ फाइनल फिनिश गुड फॉर्म में बनेगी। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग है उसमें तो ये ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करें
तो सेल्स में से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। इसमें भी फिर अगली कहानी होती है, जो मटेरियल है उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का, लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। सेल्स तक कैसे पहुंचते होंगे, कौन सी दो फिगर्स आपस में मल्टीप्लाई होती होंगी? प्राइस और क्वांटिटी के। सेल्स फॉर एग्जांपल हमें पता लगा कि 13,000 यूनिट्स थे जो हमने बेचे, और 20 रुपए कम हो जाएंगे, 100 रुपए लगा लेते हैं, 100 रुपए उसकी प्राइस थी। तो इसका मतलब है एक खास क्वांटिटी जो कि 13,000 है और एक प्राइस जो कि 100 है, मल्टीप्लाई हुए क्या जवाब आया? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? एक जीरो कम हो, अब सही हुआ है। तो 13,000 यूनिट्स 100 रुपए के हिसाब से 13 लाख रुपए बन गए। ये हमारा रेवेन्यू। इसमें से माइनस होंगी 3 तरह की चीजें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल किसे कहते हैं? जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं। तो जो भी चीज़ ये खरीदते हैं, फ़र्ज़ करें ये कुर्सी है, हम ज़रा लोअर अमाउंट्स पे आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें कुर्सी 100 रुपए की बिक रही है, जो बनाई हुई कुर्सी है वो 100 रुपए की बिकी है। तो कुर्सी बनाने के लिए उन्होंने जो रॉ मटेरियल खरीदा होगा वो क्या होगा? लकड़ी, वुड खरीदी होगी। तो वो मटेरियल कुछ खास तादाद में खरीदा होगा और कुछ खास रेट का खरीदा होगा। अब दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक यूनिट चेयर के लिए इतने रुपए की लकड़ी लगी, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक यूनिट चेयर बनाने के लिए इतने किलो लकड़ी लगी। तो फॉर एग्जांपल हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 kg हमें वुड चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए हमें 2 kg वुड चाहिए, और उसका जो रेट है वो है 25 रुपीज पर केजी। एक कुर्सी के लिए कितना चाहिए? 2 किलो, और पर किलो रेट क्या है? 25। तो अब दो तरीके हैं। मैं ये कह सकता हूं कि एक यूनिट पे मेरा 50 रुपया लगेगा, तो मैं ये 50 रुपया मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 13,000 से। तो हो सकता है सवाल आपको इंफॉर्मेशन दे कि पर यूनिट इतनी कीमत है, और हो सकता है वो आपको कहे कि एक यूनिट पे इतना मटेरियल लगेगा और उसका एक रेट दे दे। तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पर यूनिट रेट तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां सवाल की कैलकुलेशन में इधर तो सिंपल सी बात है, बस प्राइस दे दी। इधर हो सकता है प्राइस इस तरह से ना दे, इस शक्ल में दे। अच्छा मटेरियल है। लेबर में क्या होगा? हाँ, अब हो सकता है वो आपसे कह दे एक कुर्सी के ऊपर 10 रुपए की लेबर लगती है, और वो यूं भी कह सकता है कि एक कुर्सी पे 2 घंटे लेबर लगती है और 1 घंटे लेबर की कॉस्ट है 5 रुपए। तो हो सकता है वो आपको इंफॉर्मेशन दे 2 hours एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर आवर, जिससे रेट क्या बन गया? 13,000 तो यूनिट्स हो गए। यहां प्राइस में क्या लिखूं? 10 पर यूनिट प्राइस क्या है? और जवाब यहां क्या आया? 1,30,000। ऊपर क्या जवाब आया था? 6,50,000। ओवरहेड। ओवरहेड किसे कहते हैं? जो उसके ऊपर मजीद खर्चा वगैरह लगा। अगर इस कमरे में एक एसी चल रहा है और इस कमरे का बिजली का बिल 25,000 आ रहा है, और हम एक कुर्सी यहां पे बना रहे हैं,
तो भी 50,000 रुपये खर्चा लगा। अगर हम 10 कुर्सियाँ यहाँ बना रहे हैं तो भी 50,000 रुपये खर्चा। इसका मतलब है कुछ ऐसी कॉस्ट है जिसका यूनिट से ताल्लुक ही नहीं है, जो फिक्स कॉस्ट है। नॉर्मली रेंट्स, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट्स पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। लेकिन कुर्सी के ऊपर कील लगेंगे। अब कील इतना छोटा मटेरियल है कि हम उसे डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहेंगे, हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। फर्ज करें हर कुर्सी पे 1 रुपए की कील लगते हैं, तो जितनी कुर्सियाँ होंगी उतने कील लगेंगे। एक कुर्सी पे 5 रुपए का कपड़ा चढ़ता है, तो जितनी कुर्सियाँ। इसका मतलब है कि ओवरहेड्स को 2 हिस्सों में हमें डिवाइड कर देना होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स। तो फिक्स ओवरहेड वो वही चीज है जो क्यूपी की कहानी में नहीं होगी। हो सकता है वो आपको बता दें जी हमारा 40,000 रुपया फिक्स ओवरहेड्स है। लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड है उसकी इंफॉर्मेशन इसी तरह से दी हुई होगी। या तो आपसे कह देंगे पर कुर्सी हमारे 4 रुपए लगे, या कह देंगे कि पर आर हमारे इतने रुपए लगे। बात समझ आ रही है? पर कुर्सी इतना लगा या पर आर इतना लगा। तो फर्स्ट करें वेरिएबल ओवरहेड में हमें उन्होंने बता दिया है कि जी हमारे पास 4 रुपीज पर चेयर लग रहे हैं। यूं भी इंफॉर्मेशन हो सकती है और यूं भी हो सकती है कि पर आर 2 आर्स लग रहे हैं हर कुर्सी पे और पर आर हमारे 2 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड लगे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ भी वो लिंक कर सकते हैं और आर्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। या कई दफा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपके जो वेरिएबल ओवरहेड है ना वो लेबर का 30% है। जितनी लेबर लगेगी मान लो कि उसका 30% ऊपर नीचे कुछ और चीज़ों पे लगेगा। अभी हम गहराई में नहीं उतरे, मटेरियल की गहराई में उतरेंगे तो इसके कंपोनेंट को समझेंगे लेबर। इस वक्त हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड हमें पता लगा कि जी 13,000 कुर्सियों पे 4 रुपए के लग गए। तो ये कितने बने भला? 52,000। तो अगर मैं ये सारी कॉस्ट इकट्ठी करूं, अब अगेन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये आखिरी 3 नहीं 0 डालेंगे जब आप जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। 650 प्लस 130 प्लस 52 प्लस 40 8, तो 872 लिखो और आगे 000 डाल दिए। अब आई स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कि आप 1300 में से 872 माइनस करेंगे। थोड़ी सी थोड़ा सा टाइम बचाना है। और ये वाली हरकत जब 100 दफा होगी पेपर में तो आप कम से कम 200, 250, 300, 400 सेकेंड्स बचा चुके होंगे। 428,000 ये हमारा आ गया जीपी। अब अगर गौर से देखें तो सिवाय फिक्स ओवरहेड के हमने थ्रू आउट गेम ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस ही की है। इन सारे कंपोनेंट में सेल्स के कंपोनेंट देख लें, मटेरियल के कंपोनेंट देख लें, लेबर के देख लें या वेरिएबल ओवरहेड्स देख लें, हमेशा कोई ना कोई चीज क्वांटिटी होगी और कोई ना कोई चीज प्राइस होगी। अब पेपर में वो खेल जाएंगे, वो कहेंगे इसकी क्वांटिटी 30% कम हो गई, उसकी प्राइस 20% बढ़ गई। क्वांटिटी जितनी लेके आए तो उसमें 30% लॉस हो गया। हो सकता है वो कहें 30% क्वांटिटी इस रेट पे और 70% क्वांटिटी इस रेट पे। तो हमें एक कॉस्ट के सवाल को करने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज आनी चाहिए ये क्वांटिटी और प्राइस की बात समझ आनी चाहिए और इसकी कन्वर्जन हमें समझ आनी चाहिए। अगर ये चीज हमें समझ आ गई तो गेम आसान है। यानी कॉस्ट का कोई भी सवाल है, जब वो फिक्स ओवरहेड पे जाएगा तो वहां साइंस बदल जाएगी। और आपको पता है कि कॉस्ट में स्टेप्स के नंबर है। अगर एक पेपर में एक सवाल आया है कि जी आप जीपी तक पहुंचे, अगर आपने सेल सही निकाल दी नंबर मिल गए, नीचे सारा सवाल कचरा हुआ है, सेल के नंबर मिल गए। मटेरियल सही निकाला नंबर मिल गए, लेबर गलत निकाला कट गए नंबर, ओवरहेड सही निकाल लिया नंबर मिल गए। इंटरेस्टिंग बात है, जब आप टोटल करेंगे तो वो टोटल खराब होगा क्योंकि आपका लेबर खराब है, बट इसके नंबर दोबारा नहीं कटेंगे। वरना तो अगर आपकी एक अमाउंट गलत है तो आपको तो 5-6 दफा नंबर कट जाएंगे। तो कॉस्ट में ये एज है कि आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक सवाल के अंदर जो सीधी सीधी Q इंटू P वाली कैलकुलेशंस है उसमें, यानी इस सवाल का 80% तक बहुत तेजी से हो जाएगा। जब फिक्स ओवरहेड में आएंगे तो यहाँ पे हमें ज़रा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा साइंसें करनी पड़ती हैं जो हम अगले दिनों में समझ रहे होंगे।
लेकिन अगर आप देखें तो एक चीज़ सेल, दूसरा मटेरियल, तीसरा लेबर, चौथा वेरिएबल ओवरहेड और पांचवा फिक्स ओवरहेड। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ये 5 एलिमेंट्स होंगे, जिनमें से 4 बहुत आसान होंगे। तो फिर वेरिएंसेस में भी सेल्स के वेरिएंस होते हैं, मटेरियल के वेरिएंस होते हैं, लेबर के वेरिएंस होते हैं, ओवरहेड के वेरिएंस होते हैं। ओवरहेड में वेरिएबल के अलग वेरिएंस होते हैं, फिक्स के अलग होते हैं। तो अगर हमें ये स्टेप बाय स्टेप ये छोटी छोटी सी मैथ पीछे की करनी आती है तो हम हर सवाल में 70-80% नंबर आराम से ले सकते हैं। और ये थोड़ी है कि हमने फिक्स ओवरहेड छोड़ देना है, इसको भी समझेंगे, लेकिन ये हमारी उस सीधी सीधी मैथ वाली कैलकुलेशन से थोड़ा हट के कहानी है। तो थ्रू आउट कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल वी नीड टू डू इज कि हमें पता हो कि किस क्वांटिटी ने किस रेट से मल्टीप्लाई होना है। फिर कल हमने कुछ और भी समझा था कि अगर क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई हो रही हो, प्राइस भी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम इन दोनों को इकट्ठे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा तजर्बा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइड पे, क्या यहां तक विजिबिलिटी है बोर्ड की? मैं ये कहता हूं कि आपने मटेरियल खरीदा था 10,000 यूनिट्स और आपको रेट मिला था 80 रुपीज का, तो टोटल कितना हो गया जी? 800,000। इस 80 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 800 और आगे 3 जीरो लगा दें, 800,000। फिर आपको मैंने 2 इंफॉर्मेशन दी। मैंने कहा जी इस दफा हम 20% लेस क्वांटिटी यूज करेंगे और 15% रेट इंक्रीज हो चुका है। ये जो 8 लाख है ये 2 चीजों से मिलकर बना है, क्वांटिटी है और प्राइस है। मैंने आपसे कहा क्वांटिटी कितनी हो गई है? 20% कम हो गई है। रेट कितना मैंने बताया? 15% बढ़ चुका हुआ है। और आपने क्या करना है? यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करके जवाब निकालना है। तो लंबा तरीका क्या है? आप सबसे पहले कहें कि भाई जो यूनिट्स 10,000 थे वो अब हो गए हैं 20% कम, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? 80% से मल्टीप्लाई, यानी कि 0.8 से मल्टीप्लाई करूं, तो जवाब आ गया। इसका मतलब मेरे यूनिट्स हो गए, अब रिवाइज यूनिट्स 8,000 हो गए। अच्छा, रेट मेरा पहले कितना था? 80 रुपीज। कितना कम हो गया? कितना बढ़ गया? तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 115%, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1.15। क्या जवाब आया? 92। तो अब मैं क्या करूं? रिवाइज यूनिट्स को रिवाइज रेट से मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं एक जवाब निकाल सकूं। तो 8,000 को मैंने 92 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 7। अगर हमें टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, तो हमने पहले क्वांटिटी पकड़ी, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी उसको उतना % कम कर दिया, फिर रेट पकड़ा, जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको उतना बढ़ा दिया, और जो दोनों जवाब आए उनको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हमने ओरिजिनली मल्टीप्लाई किया था, और हम पहुंच गए रिवाइज जवाब पे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो पहले एक P था और फिर एक Q था। ओरिजिनल प्राइस को P कह दें और नई प्राइस को, और पुरानी प्राइस को Q कह दें। मैंने Q के साथ क्या किया? Q को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 80% से, ऐसे ही है। और P के साथ क्या किया? नया वाला P क्या है? P इंटू 115%। और फिर मैंने ये रिवाइज प्राइस को इस रिवाइज क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नया जवाब आया। तो टेक्निकली जो नया जवाब होगा, अगर मैं P और Q दोनों भाई इकट्ठे कर दूं तो वो होगा PQ इंटू 115% इंटू, और ये ओरिजिनल चीज थी। तो फास्टेस्ट चलें, ओरिजिनल क्या था हमारा? 800,000, और हमें ये पता है कि 800,000 प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। अब सवाल से हमने कहा फेंको इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा जी आपकी क्वांटिटी 20% कम हुई है, इसमें प्राइस भी आ रही है, क्वांटिटी भी आ रही है। उनका प्राइस, वो क्वांटिटी कितनी कम हुई है? तो मैंने इसको 0.80 से मल्टीप्लाई कर दिया।
उन्होंने कहा एक और इन्फॉर्मेशन पकड़ो, प्राइस बढ़ गई है 15% से। मैंने कहा मसले कोई नहीं, ये लो जी। तो भी इसका यही जवाब निकलेगा। तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी कि अगर हमारे पास ओरिजिनल जवाब है तो वो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें बताते जा रहे हैं हम उसको बस मल्टीप्लाई करते चले जाएं, टाइम बचेगा। कई दफ़ा ऐसे सवाल होते हैं कि एक अमाउंट के आगे 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एक स्टूडेंट उसको एक लाइन में करता है और एक स्टूडेंट आधे सफ़े पे करता है। नंबर दोनों को बराबर मिलते हैं, लेकिन जिसने आधा सफ़ा इस्तेमाल किया उसका टाइम तकरीबन तबाह हो गया होता है। तो क्या ये हमें शॉर्ट क्विक कैलकुलेशन समझ आ रही हैं? तो अगर हमें अब जब क्वांटिटी और प्राइस ने हमेशा मल्टीप्लाई होना है, तो अब वो मुझे भले क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दें, भले प्राइस की इंफॉर्मेशन दें, भले ओवरऑल इंफॉर्मेशन दें, मैंने क्या करना है, ओरिजिनल अमाउंट पकड़नी है और उसको जो जो भी वो मुझे बताते जा रहे हैं उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है। कोई कंफ्यूजन? क्या हम एक तगड़ा सवाल कर सकते हैं? तगड़े सवाल पे जाने से पहले एक छोटा सवाल कर लेते हैं अभी प्रैक्टिस के लिए। छोटा सा एक सवाल, छोटा सा क्यूट सा सवाल। सवाल की रिक्वायरमेंट फिलहाल इररिलेवेंट है, यहां कंप्यूट द कॉस्ट गैप लिखा हुआ, आप इसे छोड़ दें। आपने इस प्रॉफिट मार्जिन को भी छोड़ दें। आपने मुझे रिवाइज कॉस्ट बतानी है। एक कंपनी है DIC जो आइसक्रीम बनाते हैं और उनकी वीकली इंफॉर्मेशन है, हर हफ्ते वो सेल्स कर रहे हैं 500,000 की, वेरिएबल कॉस्ट है उनकी 350,000 की, फिक्स कॉस्ट है उनकी 100,000 की, और ये इनके पास वीकली इंफॉर्मेशन आ रही है। अब वो प्लान कर रहे हैं कि फ्रोज़न योगर्ट भी ऐड कर दें। एक तो नॉर्मल आइसक्रीम थी, फिर आपको पता है कि एक फ्रोज़न योगर्ट आइसक्रीम होती है जो कि दही के उससे बनी हुई, और वो थोड़ा लोग उसे भी पसंद करते हैं। ये सोच रहे हैं कि फ्रोज़न योगर्ट भी ले आएँ इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग आइसक्रीम टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, 800 फ्रोज़न योगर्ट कप हर वीक बेचे जाएंगे और उनकी सेलिंग प्राइस होगी 190। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जब फ्रोज़न योगर्ट लेके आएंगे तो आपकी आइसक्रीम का वॉल्यूम भी 10% से बढ़ जाएगा। एक प्रॉब्लम है, आइसक्रीम बिक कितनी रही है वो नहीं पता, कितनी क्वांटिटी बिक रही है नहीं पता। वो कह रहे हैं आपकी आइसक्रीम की क्वांटिटी 10% से बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो 500,000 लिखा हुआ है ये टोटल है, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अब मेरे पास तो क्वांटिटी अलग से है ही नहीं, तो मैं इस 10% इंफॉर्मेशन का कुछ कर सकता हूं? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्टिविटी की, हमारे पास टोटल तो आ रहा है ना, ये टोटल में Q इंटू P तो है ही, तो मैं इस टोटल को 10% बढ़ा दूंगा। बजाय इसके कि मेरे पास क्वांटिटी मौजूद हो, फिर मैं उसको 10% बढ़ाऊं, फिर मैं इस रिवाइज क्वांटिटी को पुराने रेट से मल्टीप्लाई करूं, जवाब तक पहुंचूं, सिंपली मैं इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिंदगी आसान। मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपको क्वांटिटी या रेट में से किसी एक की भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप ग्रैंड टोटल से मल्टीप्लाई कर दें, जवाब वही निकलेगा जो अकेले अकेले करने से निकलना था। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 पर कप। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 12% से, क्योंकि आप फ्रोजन योगर्ट की भी मार्केटिंग कैंपेन कर रहे होंगे। तो फिलहाल ये लास्ट लाइन को इग्नोर करें, ये यहां तक पुरानी कॉस्ट दी हुई है। मुझे रिवाइज कॉस्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक टेबल बनाएं जिसमें एक साइड पे आ रहा हो आइसक्रीम, अगला खाना बना हुआ फ्रोजन योगर्ट का, और आप मुझे प्रॉफिट निकाल के दिखाएं। यहां ये अभी तक की इंफॉर्मेशन का प्रॉफिट है और नीचे कुछ रिवाइज इंफॉर्मेशन दी है, और जिस लाइन को इग्नोर कर देना उसे मैं काटा लगा दूं। मैं इसे काटा नहीं लगा सकता क्योंकि ये एडिट मोड में नहीं है, छुपा लेता हूं इसे नहीं देखना। सवाल को मेनली फोकस करना है, कैमरे पे भी।
आप लोगों ने नया वाला प्रॉफिट निकालना है। एक जवाब हमारे पास आया है 20,000। जी 20,000 प्रॉफिट। हाँ जी 120,000 प्रॉफिट। 3 जवाब आ चुके हैं, 2 20,000 और एक 120,000। फर्क सिर्फ 1 लाख का है। नहीं नहीं, नया प्रॉफिट निकालना है। ये पुराना डाटा है, हमने वो नई वाली प्रोडक्ट ऐड करके 120,000, दो 120,000, कुछ बाने बाजू की जमातें और कुछ दाएं बाजू की जमातें। तो राइट विंग कहता है 20,000 और लेफ्ट विंग कहता है 120,000। क्लास में कंपटीशन हो चुका है। जब भी कॉस्ट का कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, हम फॉर्मेट सा क्या रखें, किस तरह से। एक तरीका ये है कि आप बहुत ही सीधा सा रखें और हर चीज को उठा के वर्किंग के कचरे में डाल दें। इसी सवाल को 2 तरीके से करते हैं। एक तरीका यही चीज है, मैं इसी तरह का फॉर्मेट बना दूं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स के आगे लिख दूं वर्किंग 1, वेरिएबल कॉस्ट के आगे लिख दूं वर्किंग 2, इधर लिख दूं वर्किंग 3, ताकि जो कचरा मचरा है मैं वर्किंग में जाके करूं। फेस पे मेरा सवाल पेचीदा सा ना नजर आए। ऐसा ना हो कि वो सामने आके देखें कि बच्चा बस खिचड़ी ही पकाता जा रहा है, पता नहीं सवाल को कैसे कर रहा है, जवाब कहाँ देगा। तो आपने अपना फेस बिल्कुल सामने रखा, जो भी सेल्स आएगी यहाँ लिख देंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी यहाँ लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट आएगी यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्रॉफिट निकल आएगा। और थोड़ा सा आगे आके आपने कहा लो जी अब मेरी वर्किंग शुरू हो रही है। वर्किंग 1, वर्किंग 1 किस चीज की है, सेल्स की। तो अब यहां अब आप जितना मर्जी कचरा मचा लें, जैसे मर्जी लाइनें ऊपर नीचे कर दें, कोई बहुत ज्यादा दुख की बात नहीं है। सेल्स ऑफ आइसक्रीम, अब 2 ही आइटम्स है ना, आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट। आइसक्रीम की सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है सवाल ने? 500,000 थी, लेकिन 10% बढ़ जाएगी। तो ये 500,000 10% बढ़ने का मतलब 1.1, तो ये हो जाएगी 550,000। अब याद रहे कि यहाँ तो हम रुपीज इन 000 चल रहे हैं, तो यहाँ से मैं जो भी जवाब ऊपर लेके जाऊंगा उसके 3 0 मुझे गायब करने होंगे, ध्यान से। अच्छा, फ्रोजन योगर्ट की सेल्स कैसे निकालें? 190 सेलिंग प्राइस है और कप कितने हैं वीकली? 800। तो मैंने क्या किया, 800 कप को मल्टीप्लाई कर दिया
190 से। क्या जवाब आया भला? 152,000। तो ये टोटल कितना बन गया? 702,000। वर्किंग कंप्लीट हो गई। मैंने सेल्स में और सवाल में ध्यान से देख लिया, और कोई डाटा नहीं है। अच्छी बात ये होती है कि नॉर्मली हर लाइन आइटम की एडजस्टमेंट किसी एक लाइन को वो कर रही होती है। तो ये 702,000 मैंने यहाँ लिख दिया 702। मेरा ये फेज भी नहीं खराब हुआ ना, मैं सेल लिखता नीचे लाइन डालता फिर उसमें क्रॉसिंग करता, फिर समझ आता ना आता, मैंने वर्किंग के अंदर डाल दिया, 702 आ गया। दूसरी वर्किंग क्या है जी? वेरिएबल कॉस्ट, वर्किंग 2। अगले पेज पे गया, वर्किंग 2 वेरिएबल कॉस्ट। वही दो एलिमेंट्स है मेरे पास, आइसक्रीम और फ्रोजन योगर्ट। आइसक्रीम वेरिएबल कॉस्ट है 3.5 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट में फिर दो चीजें होती हैं, क्वांटिटी और प्राइस। क्या क्वांटिटी या प्राइस में से किसी चीज की चेंज की इंफॉर्मेशन हमारे पास है? सोच लें। अगर आइसक्रीम की क्वांटिटी 10% बढ़ी है तो उसकी सेल्स में रेवेन्यू तो आपने बढ़ा दिया 10%। तो अगर क्वांटिटी 10% बढ़ी है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी तो 10% बढ़ जाएगी। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता था? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट रेट क्या है। तो जब आपने क्वांटिटी उधर बढ़ाई है सेल्स में, जब आपको पता लग गया कि क्वांटिटी बढ़ी है, तो आपने ग्रैंड टोटल को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट में भी तो उस क्वांटिटी के बढ़ने का इंपैक्ट आएगा। तो दाएं और बाएं बाजू की जमातें दोनों फ्लॉप हो गई। आइसक्रीम की वेरिएबल कॉस्ट 350,000 जो थी वो 1.1 से मल्टीप्लाई खा के क्या हो गई? 385,000। अच्छा, फ्रोजन योगर्ट के साथ कुछ बताया उन्होंने? 150 पर कप। और कप कहाँ से मिलेंगे हमें? इनटू 150। क्या जवाब आया? 120,000। 5,000 तो यहाँ पे जाएगा 505 माइनस। क्लियर? तीसरी वर्किंग क्या है? फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग थी। ये फिक्स कॉस्ट इन्होंने प्रोडक्ट वाइज नहीं दी, बस उन्होंने कहा जितनी फिक्स कॉस्ट थी अब आपको एक कंपेन करनी पड़ेगी तो 12% से बढ़ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट आपने लिखी 100,000 मल्टीप्लाई बाय 1.12। क्या जवाब आया? 112। और ये आपने जाके यहाँ लिख दिया। इंतहाई मजे की बात है कि जब आपको सवाल देख के समझ आ गया कि इसमें ज़्यादा खिचड़ी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई होना है, तो आप यहाँ वर्किंग 3 के बजाय यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वर्किंग 3 लिख के यहाँ कर भी दिया तो भी एग्जामिनर को कोई दुख नहीं है। अगर आप चाहते हैं सवाल खूबसूरत रहे तो शुरू में एक फॉर्मेट बना दें और हर चीज़ को उठा के वर्किंग में फेंक दें और वर्किंग में कचरा करते रहें सारा। कुछ कुछ समझ आई? पक्की बात है। तो ये हो गया 112। अब क्या निकला प्रॉफिट जी? 85,000। ना 20 ना 120। जो 20 वाले थे उन्होंने ये वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट नहीं लिया। 35,000। तो 35,000 ऊपर होता तो वो 120 पे पहुंच जाता। तो जो 20 खाली 20 वाले हैं वो 20 तक कैसे पहुंचे थे? फिक्स कॉस्ट दोनों जगह ऐड कर दी थी। हाँ, तो ये एक तरीका प्रेजेंट करने का। और अगर आप बहुत माहिर हो जाएं तो आप टाइम बचा के इसको एक जगह पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। आप सवाल जितना मर्जी लंबा कर दें, अगर आपके पास टाइम का मार्जिन है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। वरना हमने क्या किया, हम एक इस तरह से बड़ा सा फॉर्मेट भी बना सकते हैं। मैं यहां लिख दूं आइसक्रीम, यहां लिख दूं फ्रोजन योगर्ट और यहां लिख दूं टोटल। सबसे पहले सेल्स पे आऊं,
सेल्स की इंफॉर्मेशन आइसक्रीम के बारे में क्या थी, 10% बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिखा 500,000 इंटू 1.1 और ऊपर लिख दिया 5,50,000। फ्रोजन योगर्ट 800 इंटू 190 नीचे ब्रैकेट में दिखाया और ऊपर जवाब लिख दिया 152,000 और यहाँ ग्रैंड टोटल लिख दिया 702,000। फिर मैं आया वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीम की थी 350,000, मैंने उसे किया 350,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 और जवाब आया था 385,000। और दूसरी तरफ 800 को मैंने मल्टीप्लाई करना था 150 से, तो ये लिख दिया 120,000। दोनों को ऐड किया 5,000 आया। फिर फिक्स कॉस्ट में आया और फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअल नहीं थी, टोटल थी, तो यहाँ लिख दिया 100,000 इंटू 1.12 यानी कि हो गया 1,12,000 और यहाँ ग्रैंड टोटल मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। एक तरीका ये है कि इफ़ यू आर वेरी गुड विद फॉर्मेट, अगर आप सब कुछ एक जगह दिखा सकते हैं हौसले से साफ सुथरा करके, तो ये कम टाइम में भी हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फेस पे कचरा नहीं मिटाना चाहता, मेरी कोई कैलकुलेशन ख़राब हो गई तो फिर सारी फिगर आगे पीछे हो जाएंगी, ये इधर उधर हो जाएगा, ओके, एक मिनिमलिस्टिक सा जिस तरह का उन्होंने सवाल दिया आप उस तरह के फॉर्मेट में आपने उनको ये समझिए आपका आंसर है इतना सा, और फिर आंसर इज सपोर्टेड बाय वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3। फायदा ये होगा कि जिस एक वर्किंग में कचरा होगा वो खराब होगी और उससे रेलेवेंट फिगर यहाँ पे वो क्रॉस करेगा, लेकिन बाकी आपका सवाल और उसका जो फॉर्मेट है वो अच्छा रहेगा। ये जो हमने किया, क्या इसमें कोई कॉस्ट अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग शामिल थी? कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमने पढ़नी नहीं शुरू की अभी। ये तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है ना कि मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है, ये सिर्फ मैथ है। अब ये 3 नंबर का सवाल कॉस्ट का सवाल ही नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल ही नहीं है, ये मैथ का सवाल है। डाटा दिया हुआ है, कह रहे हैं उसको 15% बढ़ा दो, उसको 10% कम कर दो, उसको 12% बढ़ा दो, और पेपर में जाके बच्चा कहता है मैंने इस तरह का सवाल देखा ही नहीं पहले ज़िंदगी में कभी, इसको शुरू कैसे करना है, इसको ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि उसने जो सवाल प्रैक्टिस किए हुए थे ये उन जैसा नहीं है। इसमें उसने डाटा देके हल्की हल्की सी एडजस्टमेंट्स करवा ली, लेकिन जिसको पीछे की लॉजिक क्लियर है कि हाँ भाई क्वांटिटी होती है, एक प्राइस होती है, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना होता है, उसने इन्फॉर्मेशन पकड़नी है और शुरू हो जाना है। कुछ बात समझ आई? स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट। असल में इस सवाल की रिक्वायरमेंट कुछ और है। ये एक टॉपिक है हमारा टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक ये कहता है कि वो कहता है कि ज़रा देखो आपकी कॉस्ट क्या है और देखो कि कॉस्ट कहाँ होनी चाहिए और फिर देखो गैप कितना है। सवाल में इन्होंने कहा है कि DIC का टारगेट है कि वो प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहते हैं 14% का। क्या करना चाहते हैं? 14% का प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहते हैं। सेल्स कितनी है इनकी? रिवाइज सेल्स वो कह रहे हैं फ्रोजन योगर्ट लाने के बाद भी बहुत ही जालिम लोग हैं, ये ख्वाहिश करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो जाए 14% का। तो रिवाइज सेल्स है 702, तो प्रॉफिट क्या कितना चाहते हैं ये? तो मल्टीप्लाई करें जरा 702 को 14% से। 98.28। तो इनकी ख्वाहिश है कि हमें 98.28 का प्रॉफिट हो, जबकि प्रॉफिट हो कितना रहा है? इन्हें ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मतलब है इनकी कॉस्ट ज़्यादा है अभी। ये किसी तरीके से मेहनत करके अपनी कॉस्ट अगर कम कर लें तो ये अपने डिज़ायर्ड प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट गैप का मतलब ये होता है कि आपकी ख्वाहिश कितनी थी कॉस्ट की और आपकी इस वक्त कॉस्ट है कितनी। आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के 8-9 मेन टॉपिक्स में से एक पूरा टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग, जो इतना ही है जो ख़त्म भी हो गया, इसमें और कोई बात ही नहीं है। वो आपको हमेशा कहते हैं मटेरियल इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, फलाना इतना,
अब रिवाइज स्ट्रक्चर में ऐसे 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 होगा, बताओ इतना प्रॉफिट कमाना है, कमा सकेंगे या नहीं, और बताओ हमारी कॉस्ट कम है या ज़्यादा है, हमें कॉस्ट बढ़ानी चाहिए या कॉस्ट कम करनी चाहिए। तो इस केस में हमें कॉस्ट कम करनी चाहिए। तो पढ़ा तो हमने कॉस्ट का ही सवाल है, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी वो है जिसमें मैथ है कि वो 10% बढ़ रहा है, वो 12% बढ़ रहा है, वो उतना कम हो रहा है, इतने कप हैं, इतना रेट है, बताओ क्या क्वांटिटी बनेगी, क्या अमाउंट बनेगी, वो हमने सारा हिसाब किताब किया। डन। आए तकलीद सवाल की तरफ। लें जी, सवाल जज्बाती हो गया और ये 10 नंबर का सवाल है। फाइन लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स 5 लाख यूनिट्स की, टोटल अमाउंट इतनी। जब भी आपके पास डाटा दिया हुआ तो सबसे अच्छी बात है कि आपको यूनिट्स और प्राइस की अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाए। ना दी हो तो हम निकाल लें, और अगर ना पता हो कि यूनिट्स कितने, जैसे पिछले सवाल में यूनिट्स का नहीं पता था, कोई बात नहीं, हमने ग्रैंड टोटल पकड़ा था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। बट ये बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने बता दिया 5 लाख यूनिट्स हैं और 56 मिलियन का रेवेन्यू है। तो क्या मैं रफली यहाँ से पर यूनिट अमाउंट निकाल सकता हूँ? मैं निकाल सकता हूँ। मटेरियल 30 रुपए पर केजी दिया हुआ है बड़े जाले में, पर यूनिट नहीं दिया, पर केजी दिया। तो अब हमें नहीं पता कि इसमें एक यूनिट पे कितने केजीज लगेंगे, लेकिन 30 रुपए पर केजी दिया हुआ है। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि टोटल केजीज कितने होंगे? अगर 30 रुपए पर केजी है और 30 किसी केजी से मल्टीप्लाई होकर उसने जवाब निकाला है 22.5 मिलियन, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि पर केजी वो कितने केजीज लगे होंगे। अंदाजा लगाएं जरा। 750,000 केजीज लगे, और यूनिट्स कितने थे? 500,000। तो मुझे ये भी समझ आ जाएगा कि पर यूनिट 1.5 किलो लगा। हाँ, समझ रहे? यानी डाटा को देख के आप एक दफा अपने क्यू और पी अलग अलग कर लेना तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीधी हो सकती है, और कई दफा आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आपको जो क्यू का डाटा देते हैं या पी का डाटा देते हैं, आपने ग्रैंड टोटल अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। स्किल्ड लेबर 125 रुपए पर आवर लगेगी, जो इस वक्त मामला है, और सेमी स्किल्ड लेबर 100 रुपए पर आवर। तो यहां से भी हम रफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके कितने आवर्स हैं और इसके कितने आवर्स हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो कि 50% वेरिएबल है, तो फिर 50% क्या होंगे? फिक्स। तो मैं फौरन से 4500 के 2 टुकड़े कर सकता हूं। फिक्स्ड हो गया 2250 और वेरिएबल हो गया, और फिर उसका पर यूनिट रेट निकाल सकता हूं, यानी कि 2250,000 डिवाइड कर दूं मैं, तो मुझे पता लग जाए कि पर यूनिट कितना है। हाँ जी, 25, 4.5, 4.5। चूंकि देखिए ना, 500,000 से डिवाइड करेंगे और वो 22.5 मिलियन है, तो 500,000 4 से मल्टीप्लाई हुआ 2 मिलियन हो गया, और फिर आधे से मल्टीप्लाई हुआ तो 4.5। तो यहीं से ही हम डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर वो कहेंगे फिक्स ओवरहेड इतने % बढ़ गए, तो मैं फौरन से इसमें से आधा पकड़ के उसको बढ़ा दूंगा, और वेरिएबल के बारे में देखूंगा कि उन्होंने कहीं क्वांटिटी तो नहीं बढ़ाई। क्वांटिटी अगर बढ़ती है ना तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है। अगर वो कहें इस दफ़ा क्वांटिटी 13% बढ़ गई है, तो सेल्स पे भी इम्पैक्ट आएगा, मटेरियल पे भी इम्पैक्ट आएगा, लेबर पे भी इम्पैक्ट आएगा, वेरिएबल ओवरहेड पे भी इम्पैक्ट आएगा। ले जी, ये करंट डाटा है जिसका हमने अच्छी तरह से पोस्टमार्टम कर लिया है। सवाल क्या रहा है? मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू टेक फॉलोइंग मेजर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए मैनेजमेंट वाले कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम हम 10% से इंक्रीज करते हैं ताकि इंक्रीज इन डिमांड का एडवांटेज ले सकें, और साथ ये भी बता दिया कि भाई हम लोग अभी 80% ऑफ द कैपेसिटी पे अपने चल रहे हैं। यानी कि एक फैक्ट्री की कैपेसिटी होती है कि इतना काम कर सकती है, तो अगर हम 10% बढ़ा भी देंगे तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम कितने से इंक्रीज करना है? तो
अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होती और कुछ ना होता और कहते ज़रा रिवाइज कॉस्टिंग बताओ, तो मैं ऊपर किस किस चीज़ को 1.1 से मल्टीप्लाई करता? सेल, हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, तो 10% ये वाली अमाउंट मल्टीप्लाई होती, मटेरियल मल्टीप्लाई होता, लेबर मल्टीप्लाई होती, ये मल्टीप्लाई होता, और इसमें से आधे के साथ मल्टीप्लाई करते और आधे के साथ ना करते। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं 60% अगर मटेरियल हम एसोसिएटेड कंपनी से खरीदें जो हमें बल्क डिस्काउंट दे रहा है 5% का, तो कमाल हो जाएगा। एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू, वो कह रहे हैं अगर हम 60% मटेरियल खरीद लें खास बंदे से तो हमें 5% डिस्काउंट देगा, तो इसका मतलब वो 40% में पुरानी कीमत पे मिलेगा और 60% नई कीमत पे, वो हमें 5% डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, 1% वेस्ट भी हो रहा है, तो हम इस्तेमाल कितना परसेंट कर सकेंगे? 99%। और क्या हरकत करने के बारे में सोच रहे हैं? अब चीज़ें इतनी सारी बंदा पढ़ पढ़ के परेशान होता रहता है, लेकिन उनमें से कोई भी एक लाइन किसी एक लाइन आइटम के ऊपर अप्लाई हो रही है, पूरे सवाल पे अप्लाई नहीं हो रही है। रिप्लेस 40% ऑफ स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर, उन्होंने कहा हम 40% स्किल्ड लेबर को कम करके उसकी जगह क्या कर देंगे? सेमी स्किल्ड लेबर ले आएंगे। इट इज एस्टिमेटेड कि सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम टू डू द वर्क ऑफ स्किल्ड लेबर, और वो वही काम 30% ज़्यादा टाइम में लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन बताने के बाद एंड पे मजीद तकलीफ देने के लिए कहा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी, ये सारे जितने भी खर्चे हैं ये सब 10% से बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब आपने हर लाइन आइटम पकड़ना है और हर इंफॉर्मेशन पकड़नी है और उसको, अब कहाँ है कॉस्ट अकाउंटिंग? इसमें कैलकुलेटर है, दिमाग है, और मल्टीप्लिकेशंस ही मल्टीप्लिकेशंस है। एक और काम भी हो सकता है, इन्फ्लेशन को साइड पे रख दें, सारा सवाल सॉल्व करके जवाब निकालें और जवाब को 10% महंगा कर दें, बजाय इसके कि सेल के साथ भी 10% करें, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो जवाब नया वाला होगा। तो एक तरीका ये है कि हम सारी चीज़ें इकट्ठी करके और एंड पे कहें चूंकि 10% महंगाई हो गई, ये पकड़ो 1.1 से मल्टीप्लाई ओवरऑल जितनी भी, चूंकि देखें ना उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट, तो जितनी भी कॉस्ट है ये यहाँ से उन सब का जो ग्रैंड टोटल उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम ध्यान रखें और हर सवाल में इस तरह से, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ये सारी चीज़ें उठा के यहाँ पे लिख दें या इन सब की अलग अलग वर्किंग बना दें और एक एक करके इन्फॉर्मेशन पकड़ते जाएं, उस रेलिवेंट वर्किंग में आके वो फैक्टर बीच में इन करते जाएं। तो क्या हम इस सवाल को करने के लिए तैयार हैं? क्या सवाल को थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है? को 10 मिनट तो कोशिश कर ही सकते हैं, करें तो 10 मिनट कोशिश। हाँ, 10 मिनट के लिए मैं कुर्सी पे ज़रूर बैठ सकता हूँ। कल एक बड़ी प्यारी सी कुर्सी थी, नहीं तो इस पे भी बैठ सकते हैं, ये भी बगैर बाजू वाली है। एक ऐसा पेपर जिसमें पजल्स ही पजल्स होते हैं। और ऑनलाइन हजरात ने भी जब वीडियो चला के देख रहे हैं तो इतना ही टाइम वीडियो को इसी तरह से चलते रहने देना है, सामने स्क्रीन पे सवाल है, आपने सवाल को सॉल्व करना है। थैंक यू। सवाल को ज़रा ज़्यादा जूम करके फोकस कर देना है। 10 मिनट स्टार्ट हो चुके हुए हैं। मुझे आप लोगों से जवाब की जल्दी नहीं है, बस एक्यूरेसी थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा।
जी। सर वहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है उन्होंने कहा है कि वेस्टेज 1% होगी हम्म। डिस्काउंटेड वाले में, लेकिन हमने खरीदा तो 100% होगा। हाँ, तो अब मेंशन तो 100 करेंगे। जी, अब यहाँ पे ये जो 1% वेस्टेज है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सवाल थोड़ी देर में आएगा। आप जितना भी खरीदेंगे उसमें से 1% वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें ज़्यादा खरीदना होगा ताकि 1% वेस्ट होने के बाद जो हमारे हाथ में बचे वो पूरा। इसका मतलब है कि हम 99% से डिवाइड कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको खर्चा करना होगा ज़्यादा पे, उसमें से 1% वेस्ट हो जाएगा। यानी आप 100% खरीदेंगे, वेस्ट हो जाएगा और 99% इस्तेमाल होगा। तो जितना आपका यहाँ यूज़ है हम उसको डिवाइड करेंगे 99% पे, तो फिर हमें पता लगेगा कि हमने ख़रीदना कितना है। ये काम करते हैं सवाल में, ये थोड़ा सा एडिशनल लेयर ऑफ टेक्निकलिटी है, इसको फ़िलहाल के लिए माइनस कर देते हैं एक, ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो सके। इसको गायब कर देते हैं। आप फ़िलहाल समझें ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं।
आखिरी मिनट रह गया। हाँ जी, एक तरीका साफ सुथरा और एक तरीका सारी खिचड़ी फेस पे। एक तरीका तो ये है कि हम यही लाइन आइटम लिखें और आगे ब्रैकेट में वो सारे मल्टीप्लाई करते चले जाएं। और एक दूसरा तरीका कि फ्रंट तकरीबन ऐसा ही बना दें, प्यारा सा, खूबसूरत सा, और उसके बाद हर किसी के साथ लिख दें वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, और फिर उन वर्किंग्स में जाके जिस मर्जी फॉर्मेट से जैसे मर्जी कचरा में जाएं। तो क्या आप लोगों की पसंदीदा ऑप्शन रही वर्किंग्स में डिटेल में जाके सामने फेस पे? ठीक है, बस उसके लिए जो है ना वो एक्सपर्ट वो चाहिए। जब आहिस्ता आहिस्ता हाथ साफ हो जाता है तो हम इस काबिल होते हैं कि हाँ ठीक है, बस वो एक ही लाइन में ठा 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 करके मल्टीप्लाई करते चले जाएं। जहाँ ज़रा खिचड़ी ज़्यादा होती है ना, जैसे ये लेबर है, लेबर में से कुछ निकलना है और दूसरी साइड पे ऐड होना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा वर्किंग का सहारा भी ले सकते हैं। तो हो जाए खतरों से टक्कर। अच्छा, सवाल की अभी तक हम असल रिक्वायरमेंट की तरफ नहीं गए, बस एक मकसद ये था कि आप तकरीबन रिवाइज वो बना दें। वो कहना ही चाह रहे हैं कि जितना पिछली दफ़ा हमारा प्रॉफिट था ना, हम चाहते हैं कि उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम इस दफ़ा भी हासिल करें। तो फिर बताओ हमें सेलिंग प्राइस क्या रखनी होगी? यानी आपने रिवाइज कॉस्ट निकाल के फिर अंदाज़ा लगाना है कि ये प्रॉफिट कितना चाहते हैं, वो उसमें ऐड करके हमें पहुँचना है सेलिंग प्राइस तक, लेकिन वो बात का मसला है। फ़िलहाल हम एक काम करते हैं, हम यही सारी चीज़ों को कंप्यूट करते हैं। सेल्स $56 मिलियन की थी और वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 10%। लेकिन सेल्स का रेट कितना परसेंट बढ़ेगा? सवाल ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। और जब ध्यान से आगे जाके देखें तो वो सवाल में पूछ ही रहे हैं कि बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होनी चाहिए। तो अगर हमें कॉस्ट पता हो और हमें प्रॉफिट पता हो तो वहां से हम रिवर्स वर्किंग करके सेल्स तक आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सेल्स को साइड पे कर देते हैं, हम रिवाइज कॉस्ट निकाल लेते हैं। मटेरियल की एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी है? 22.5 मिलियन। मटेरियल के साथ क्या क्या वाकयात हुए? एक तो वॉल्यूम 10% बढ़ गया, तो मटेरियल भी 10% ज़्यादा चाहिए होगा। और कुछ हुआ है? मटेरियल के रेट के साथ कुछ हुआ है। 60% मटेरियल जो है वो हमें 5% डिस्काउंट पे मिलेगा और 40% मिलेगा पुराने रेट पे। तो इसका मतलब है कि इसके दो टुकड़े कर देने चाहिए हमें, मटेरियल में एग्जिस्टिंग रेट और न्यू रेट। 22.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 60% हमने नए रेट पे लेना है और 40% पुराने रेट पे, तो मल्टीप्लाई बाय 40%। ठीक है,
इन्फ्लेशन के बारे में क्या मूड है? टोटल निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, टोटल निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, इन्फ्लेशन को फिलहाल भूल जाते हैं। तो 40% उसी रेट पे है लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई है, और 60% 22 500,000 का 1.1 तो उसी तरह से, और 60% के साथ क्या हुआ, कितने रेट पे मिल रहा है हमें? 5% डिस्काउंट पे, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 0.95 से। तो ये हमारे पास 40% उस पुरानी चीज का 40% पुराने रेट पे और 60% 5% कम रेट पे। तो ये दो जवाब आ जाएंगे। बताएं जरा कितने कितने? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने दरमियान में बीच में इस वेस्ट को क्रॉस करवा दिया ताकि जो है ना वो आप लोग इस पे परेशान ना हो, क्योंकि इसमें अब एक नई बहस चल पड़ती है। आपको ख़रीदना 100% है और वेस्ट होगा 1%, तो आप इस्तेमाल कितना कर सकेंगे? 99%। तो फिर यहाँ पे इस पूरे को हमें 0.99 से डिवाइड करना है। हाँ डिवाइड। असल में करना क्या है, आपने मटेरियल, आपने कुर्सी बनानी है, कुर्सी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आप जितनी भी लकड़ी खरीदोगे उसकी 1% ज़ाया हो जाएगी। मुझे 100 किलो लकड़ी की कुर्सी बनानी है और वो कहते हैं आप जितना भी खरीदोगे उसका 1% ज़ाया हो जाएगा। तो क्या मैं 99 किलो लकड़ी खरीदूँ? 101, मतलब मैं ज़्यादा लकड़ी खरीदूँगा ताकि वो ज़ाया होने के बाद भी मेरे पास 100 किलो लकड़ी बच जाए। तो इसलिए हम उससे डिवाइड करेंगे। इसलिए मैंने वेस्ट वाली लाइन फ़िलहाल माइनस कर दी थी, क्योंकि वेस्ट के अंदर फिर एक अब नई दुनिया में एंटर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम ऑलरेडी काफ़ी सारी मैथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने इस सवाल में से फ़िलहाल वेस्टेज का एलिमेंट माइनस कर दिया था। मटेरियल में और तो नहीं कोई कहानी? तो बस जी, क्या जवाब निकले? और ये अमाउंट्स 000 में आ रही थी ना, तो हम 000 में ले आते हैं। वैसे हम ज़्यादा दिल करें तो मिलियन में ना ले जाएं, बड़ा मज़ा आएगा, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। चलें, इतना ख्वाहिश नहीं रखते, रुपीज़ एंड 000 ही कर लेते हैं। जब रुपीज़ एंड 000 है ना, तो एक तरीका ये कि पूरे को मल्टीप्लाई करके एंड के 000 माइनस कर दें। एक एक हम शुरू से अपनी ज़िंदगी आसान रखें, ये एक का 000 खा जाए। 22,500 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.4, क्या जवाब आया? 9900। फिर 22,500 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 0.60 मल्टीप्लाई 0.95 14107.5। ये मटेरियल हो गया। स्किल्ड लेबर पे चले। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, उनका 40% स्किल लेबर को ख़त्म कर दें और उसकी जगह क्या ले आएं? सेमी स्किल्ड लेबर। तो इसका मतलब है कि स्किल्ड लेबर रह कितनी जाएगी? 60%। तो स्किल्ड लेबर अभी कितने की हमारी पड़ रही थी? 10,000, यानी कि 10 मिलियन की पड़ रही थी अभी स्किल्ड लेबर। अब वो कितनी रह जाएगी? 60%। और ओवरऑल प्रोडक्शन तो बढ़ी है, तो वो 1.1 तो मल्टीप्लाई होगा। तो स्किल्ड लेबर पे कितना खर्चा लगेगा हमारा? 6600। चूँकि देखिए ना, 10,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया 6,000 आ गया, और 6,000 को 10% बढ़ाया तो 6,600। अब आते हैं सेमी स्किल्ड। अब सेमी स्किल्ड में हमें समझ आ गया कि वैरायटी ज़्यादा है, तो इसको साइड पे ले जाएं थोड़ा सा, इसको यहाँ वर्किंग पे ले जाते हैं। वर्किंग 1 सेमी स्किल्ड। एक तो सेमी स्किल्ड एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग कितनी है? 5 मिलियन। सेमी स्किल्ड एग्जिस्टिंग इतनी है। उसके साथ तो वही सलूक होगा जो सबके साथ हो रहा है। क्या सलूक हुआ है? 1.1। तो ये 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो जवाब आ गया 5,500। और हम इस वक्त चल रहे हैं रुपीज़ एंड 000।
अगर आप वर्किंग में भी रुपीज इन 000 में जाएं तो बताएं ज़रूर कि आप 000 में चल रहे हैं। और रिवाइज, स्किल लेबर के 40% को हमने माइनस किया, किससे? सेमी स्किल्ड लेबर से। और ये लोग कितना टाइम लेंगे? 30% ज़्यादा टाइम लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ गया, हमें देखना पड़ेगा कि पहले कितना टाइम ले रहे थे। 10,125 रुपये पर आवर के रेट से 80,000 आवर्स थे, जिसमें से हमने कितने माइनस करने, कितने साइड पे करने? 40%। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने नए इसमें लेके आए हैं वो 80,000 का ये बात समझ आई? इस 80,000 को अगर आप दिखाना भी चाहें तो आप बता सकते हैं कि ये हम लोगों ने 10 मिलियन डिवाइडेड बाय, जी, आवर्स। ये देखें ना, स्किल्ड लेबर है 125 रुपीज पर आवर, जिसका टोटल खर्चा कितना है? 10 मिलियन। तो जब 10 मिलियन को हम पर आवर रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये असल में कितने आवर्स हैं। तो हमने इस 10 मिलियन को डिवाइड कर दिया 125 पे, तो हमारे पास आ गया 80,000 आवर्स। हमें ये पता लग गया कि स्किल्ड के 80,000 आवर्स थे। उन्होंने कहा था स्किल्स के आवर्स में से 40% निकाल लो। तो हमने कहा कि अच्छा इसका 40% इतना बनता है। फिर जालमों ने कहा कि ये लोग अब उतना टाइम नहीं लेंगे, ये ज़्यादा टाइम लेंगे। कितना ज़्यादा टाइम लेंगे? 30%। तो अब जो रिवाइज आवर्स निकलेंगे वो 1.3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे बताएं हमें क्या मालूम होगा? टोटल नए आवर्स पता लगेंगे। तो खाली आवर्स तो यहाँ नहीं लिखने, यहाँ तो कीमत लिखनी है। इनटू हमारे पास रेट दिया हुआ है, सेमी स्केल्ड का रेट दिया हुआ है कि सेमी स्केल्ड वाले सस्ते लोग होते हैं और ये लेते हैं 100 रुपये। अब क्या जवाब निकला? 41 416। सोच लें, ठीक है। तो हमने चूंकि 000 में चल रहे हैं तो 4160, तो जवाब कितना है हमारा? 9660। तो सेमी स्केल के आगे हमने लिखा भाई ये थी वर्किंग 1, और वहां से सारा कचरा मचरा उठा के अपना 9660। अब जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं इसको 200 में डिवाइड कर लें, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड इसका हाफ था, तो एक तरीका ये है कि वो हाफ ज़बानी लिख लें, एक तरीका ये है कि हम कहें कि वो थे 4500 का 50%, और वो कितना बढ़ेगा? 10%। तो ये 1.1 हो जाएगा। 2475। और जो फिक्स कॉस्ट है वो वही रहेगी, उस पर इन्फ्लेशन पड़ेगी, लेकिन इन्फ्लेशन तो उन सब पे पड़नी है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी लिखूं यहाँ? 2250। अब ये वाले भाई साहब मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपके पास तो कागज़ है, आपसे आगे से आगे जा सकते हैं, मेरे पास एक लिमिटेड जगह है। ये मैं मिटा दूं अगर ये कहानी समझ आ गई है? ये मैं मिटा देता हूँ, ये लें जी। ये आ गई मेरे पास कॉस्ट पुराने रेटों पे। टोटल बताएं। 44,000
44,990 992 92.5 0.5 ऐड कर दे इन्फ्लेशन, %10। तो मैं क्या करूंगा, इसको जवाब आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपने बस मल्टीप्लाई करना है 1.1 से। 49,1.75 यहां तक ओके। अब ये आ गई हमारी रिवाइज कॉस्ट। सवाल क्या चाहता है? सवाल कहता है कि जितना हम 2021 में प्रॉफिट मार्जिन रखते थे, हमारी ख्वाहिश है कि अभी भी प्रॉफिट मार्जिन उतना ही हो। कि 2021 में प्रॉफिट मार्जिन था कितना भला? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट करेंगे। मार्जिन, यस मार्जिन, सो सेल प्रॉफिट ओवर सेल सेल। तो हमारे पास एक काम करते हैं, अभी एक नई कचरा इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी वर्किंग में ले जाते हैं। यहाँ कहीं मैं लिख देता हूँ, ये जी वर्किंग 2 है। वर्किंग 2 है मार्जिन। एग्जिस्टिंग मार्जिन कितना है जी? 14 मिलियन प्रॉफिट था और 56 मिलियन सेल्स थी। तो जवाब आया 25% मार्जिन है। अगर 25% मार्जिन हमें पता है, कॉस्ट हमें पता है, तो सेल्स हमें पता लग सकती है। वही हमारा पुराना सी, पी और एस। ये मार्जिन है, तो किसको 100 रखूं, कॉस्ट को या सेल्स को 100 रखूं? इसको 25। तो ये कितना होगा? पता क्या है और जानना क्या है? सेल फाइंड करनी है, कॉस्ट पता है, सेल फाइंड करनी है। तो जो पता है उससे डिवाइड, और जहां जाना है तो इसको 75 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि जो हमारी रिवाइज सेल्स है वो होगी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 1, वो सॉरी 75। जवाब आया 65989 पॉइंट समथिंग। नहीं, वाह जी वाह, हमारा पॉइंट भी उड़ गया। इतनी सेल होगी तो हम उतने ही % प्रॉफिट कमाएंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? हमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस चाहिए। ये सेल्स कितने यूनिट्स की है? 550,000 यूनिट्स की। चूंकि यूनिट्स भी तो बढ़ गए, तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 550,000 और ये ऑलरेडी 000 में चल रहा है, तो किससे डिवाइड करूं? 550 से। 1.98 यानी तकरीबन 120 रुपया अगर हमारी सेलिंग प्राइस हो, तो इन रिवाइज सारी हरकतों के बाद हम उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं जितना हम पहले कमा रहे थे। तो टेक्निकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या सिखा रही है? डिसीजन मेकिंग। आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग डाटा देख रहे हैं, फिर आपने देखा मार्केट में उसका रेट उतना बढ़ गया, उसका रेट उतना कम हो गया, वो चीज़ ऐसे बढ़ गई, वो चीज़ ऐसे कम हो गई। ये रिवाइज स्टैट्स इस तरह से करके हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? हमने उन रिवाइज स्टैट्स को फिट करके और देखना है कि अगर मुझे उतना ही प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितनी मेहनत करनी है, या मुझे सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। तो बजाय इसके कि हम मार्केट में धक्के खाते और 1-2 साल बाद हमें समझ आती, हमने आज के डाटा को यूज़ किया, उसकी मदद से अंदाज़ा लगाया कि हमारी रिवाइज कॉस्ट क्या होगी, और उसकी मदद से रिवाइज सेल्स और उसका अंदाज़ा लगाया। और इस सब में अगर आप गौर से देखें तो हमने मैथ ही मैथ की है। जब 1.1 को मल्टीप्लाई करने की कहानी थी, 0.4 मल्टीप्लाई करना था, 0.6 मल्टीप्लाई करना था, 0.95, अभी तो हम ये खा गए थे 1%। इसकी अलग वैरायटी थी। तो ये सवाल है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का सवाल था।
खुशी की बात ये है कि अगर आपको ऑडिट का सवाल 10 नंबर का पेपर में ना समझ आए ना, तो आप 2 नंबर भी नहीं ले सकते। इस सवाल में ये जो वो था मटेरियल एग्जिस्टिंग वाला, वो आसान बात थी। फिक्स ओवरहेड का लाइन आसान थी, वेरिएबल ओवरहेड की लाइन आसान थी। खिचड़ी थी वो जो 60% पे जो नया वाला रेट है वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और वो जो अच्छा स्किल लेबर में से 40 साइड पे कर दो, 60% वाला आसान था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये आसान था, ये आसान था, ये आसान था, ये आसान था। एंड पे जो भी जवाब निकला भले गलत निकला, ये मार्जिन निकालना आसान था। गलत जवाब पे गलत जवाब निकालना भी आसान था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपका ये अमाउंट गलत है लेकिन आपने सही तरीके से ये जवाब निकाला है, तो भले ये गलत है आपको नंबर मिल जाना है, चूंकि आपकी वर्किंग के। वरना क्या होगा, एक गलती से आपके हर जगह नंबर कटना शुरू हो गए तो फिर तो कोई भी नहीं पास होगा। तो कॉस्ट की या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपकी एक गलती का एक दफ़ा नंबर कटता है, थ्रू आउट बार बार नहीं होता, क्योंकि आपको स्टेप करने के नंबर मिलते हैं, आपको ये हरकत करने के नंबर मिले, ये वाली हरकत करने के नंबर मिले। तो यहाँ पे अगर इसका एक नंबर उन्होंने रखा होगा और आपने कैलकुलेशन यहाँ सही दिखाई और गलत जवाब निकाल लिया, तो आधा कटेगा लेकिन आधा मिल जाएगा। तो एक ऐसा सवाल जिसमें कुछ पेचीदगियां भी हैं, शायद इस सवाल में 5-6 मिनट के अंदर हम 10 में से 6 नंबर तक पहुंच सकते हैं। 8 तक जाना काफ़ी हैवी काम है, और 10 तक पहुंचना बहुत एक्सपर्ट, जब आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से अपने नर्व्स पे काबू पा के हर फैक्टर को सही से प्लग इन कर लें, तो आप 10 भी ले सकते हैं। लेकिन उस 10 की हवस में कई दफ़ा क्या होता है कि हम कहते हैं सवाल को परफेक्ट करने के लिए ना, वो आखिरी एक नंबर लेने के लिए हम 25 मिनट लगा देते हैं, बार बार चेक कर रहे होते हैं, इस तरह से टाइम आउट हो जाता है। तो थ्रू आउट हम अपने कॉस्ट के अंदर जब भी पढ़ रहे होंगे, तो मैं एक खास टाइम तक सवाल सॉल्व करके आपकी तरफ देखूंगा और कहूँगा भाग जाते हैं। जब सवाल 80% अच्छा सॉल्व हो गया और उससे आगे अब नज़र आ रहा है कि अब नंबर लेने हैं 2 या 3, और तकलीफ देगा वो 15-20 मिनट की, और हमारे पास 6 और सवाल भी रहते हैं पेपर में करने को, तो बजाय इसके कि इस वक्त इस सवाल को एंजॉय करना शुरू कर दें, सवाल से भाग के बाहर निकलें। और सबसे अच्छा काम वही है, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे आप एक पहले फॉर्मेट सजा दें, यानी हम ये वाली वैरायटियाँ यहाँ ना करते। मैं यहाँ मटेरियल एग्जिस्टिंग रेट, न्यू रेट, फलाना फलाना फलाना, वर्किंग 1 2 3 4 5 लिखता, इसका एक जवाब निकालता, यानी ये जवाब की यहाँ पोर्शन रखता, यहाँ लिखता ऐड इन्फ्लेशन 10%, ये जगह खाली छोड़ता, फिर रिवाइज सेल में उसको ऐसे करके ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता, और यहाँ लिख देता रिवाइज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये जगह खाली छोड़ी होती। मैंने अपना आंसर का फॉर्मेट सामने सजा दिया, एग्जामिनर आएगा बड़ा साफ सुथरा सा करके उसको, अगर उसके पास फिगर्स मौजूद हैं और वो मेरी सारी फिगर्स मैच हो रही हैं, तो फिर उसे वर्किंग में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी। जहाँ फिगर नहीं मैच हो रही होगी वर्किंग में जाएगा, देखेगा अगर हमने वर्किंग सही की और जवाब गलत निकाला है तो आधे नंबर मिल जाएंगे, आधे नहीं मिलेंगे। तो आहिस्ता 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 हम इस पॉइंट पे आएंगे कि हमने सवाल जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहला सफ़ा तो हमने वो फाइनल आउटकम बना देना है जो हम एग्जामिनर को देना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारी एग्जेक्टिव समरी है, ये जवाब है, और फिर अगले सफ़े पे वर्किंग्स डालना शुरू कर दें। जो कचरा मचरा है वर्किंग 1 2 3, आप बेशक 11 वर्किंग्स बना लें, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छा आउटपुट आते साथ ही उसके सामने दे देंगे ये मेरा फाइनल जवाब है, बड़ा प्यारा सा, और वो 70-80% उसका मैच करता होगा, तो बड़ा कम ही वो आपकी तकलीफ दे कैलकुलेशंस के अंदर उतरेगा। कैलकुलेशन में जितनी मर्जी खिचड़ी मचा लें, कॉलम बना दें, बहुत सारी रोज़ ऐड कर दें, देसी इंग्लिश लिखनी शुरू कर दें, ब्रैकेट में लिख दें, जैसे मर्जी करें, वर्किंग में कोई वो नहीं, लेकिन फेस कोशिश करना है कि साफ रहे। अगर हम इतने एक्सपर्ट हैं कि हम हर लाइन को सीधा सीधा हैंडल कर सकते हैं, फिर तो फेस पे सब दिखा दें। और अगर हमें लग रहा है जैसे यहाँ सेमी स्केल पे आके मुझे लगा कि नहीं यहाँ शायद मैं यहाँ ज़्यादा खिचड़ी ख़राब कर दूँ, तो मैं सेमी स्केल को साइड पे ले गया और साइड पे ले जाके देसी तरीके से एग्जिस्टिंग वाला, न्यू, और उसकी सारी कैलकुलेशन करता रहा। अब ये पेपर को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा एक आर्ट है, और आहिस्ता 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 आपका हाथ इस पर साफ हो जाता है। ये साफ कैसे होता है? प्रैक्टिस करके। अब जब आपके पास वीकेंड होगा और अब आपके पास कोई टेस्ट भी तैयार करने को नहीं है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ये वाला सवाल और पिछला सवाल एक दफ़ा खुद से इजी होकर, रिलैक्स होकर फिर से करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, जितना आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको नए तरीके से सोचना आएगा। अगली दफ़ा इससे मिलता जुलता सवाल आएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैंने उसको स्टार्ट कैसे करना है।
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मैक्सिमम अबाउट सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद प्रैक्टिस, और एक चीज़ जो छोटा सा फ्लेवर है वो है मैथ। ये जो छोटे छोटे से टिप्स हम पिछले 1-2 दिन से सीख रहे हैं वो सारे अब हमारे अप्लाई होना शुरू हो गए। अगर हमने सारे शॉर्टकट ना सीखे होते तो इस सवाल की एक एक कैलकुलेशन के ऊपर हमें अलग अलग मसला आ रहा होता। हमें पहले पहले क्या करना पड़ता, हर चीज़ में से क्वांटिटी अलग करनी पड़ती, रेट अलग करना पड़ता, फिर जो क्वांटिटीज़ हैं उसको उतना बढ़ाना पड़ता, फिर रिवाइज क्वांटिटीज़ को पुराने वाले रेटों से मल्टीप्लाई करते, फिर जवाब निकालते। हमें ये बात समझ आ गई है कि हम अलग अलग तोड़ के मल्टीप्लाई करें या जवाब पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, बात बराबर है। डन। अच्छी बात यह है कि आईकेएप अपने जो सॉल्यूशंस शेयर कर रहा होता है उसमें भी इसी तरह से कैलकुलेशन कर रहा होता है 1.1, 0.4 और इस तरह से करके, तो हम उस ज़बान में चल रहे हैं जो उन्हें भी समझ आती है। और जब हम अपना कोई भी पास पेपर का सवाल प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें समझ आ रहा होगा कि ये 0.9 का क्या मतलब है, 0.95 का क्या मतलब है, 0.99 का क्या मतलब है। डन। तो होगा ये कि आज ये शाम में ये वाले जो हैंडआउट्स हैं ये ग्रुप में आपके साथ शेयर हो जाएंगे और आप जो है वो इस सवाल को सामने रख के इसको दोबारा से कर सकते हैं। तो मैथ से रिलेटेड जो डिस्कशन मैं चाह रहा था कि हम शुरू में कर लें वो हो गई है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफिशियली हम मंडे से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक तो हमने ये पढ़ा ही नहीं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंस क्या है। हम तो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले अपनी मैथ सीधी कर रहे थे, हम अपने अल्फ़ाबेट्स बेहतर कर रहे थे, लेकिन अब हमें छोटी सी मैथें करनी आ गई हैं। क्या ख्याल है? पक्की बात है। और शायद मंडे को हमें कुछ और लोग भी ज्वाइन कर लें, मतलब इस उम्मीद पे कि वो ईद की छुट्टियों पे जो गए हुए हैं और वापस नहीं आए, अब जब वो आएंगे और उसके बाद जब मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई कितना लिखना है और आप कहेंगे 0.95, तो वो जब गंदे से मुंह बनाएंगे और आपसे कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो आपने कहना है भाई पिछले 2 दिन की वीडियो ज़रूर देखो ताकि तुम्हें पता लगे कि हम अब किस तरफ जा रहे हैं। डन। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को मिलते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। पहला और आखिरी हफ्ता जो कि बगैर टेस्ट के आप लोगों का जा रहा है, वरना हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सैटरडे वाले दिन को टेस्ट के तौर पे सेलिब्रेट करें, टेस्ट हो और ऑन द स्पॉट टेस्ट के फ़ौरन बाद उसकी उसी दिन डिस्कशन हो जाए ताकि हम उसको दफन करके संडे का दिन बड़ी खुशी से सुकून से गुजार सकें। डन। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।